गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्लैमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका सब टाइटल है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। सबसे पहले बात करते हैं इनके ऑथर की। एनी जुंग इसकी ऑथर है इस चैप्टर की, जिनका जन्म है 1964, वाज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। ओके, इनका जन्म राउरकेला में हुआ और एडोलेसेंस और इनका जो चाइल्डहुड है वो स्पेंड हुआ है हैदराबाद में। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जो इनकी एजुकेशन है यानी इनकी स्कूलिंग है वो हैदराबाद में और यूएसए में हुई है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके पेरेंट्स भी राइटर थे। एनी जुंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया, उन्होंने एज ए राइटर अपना कैरियर शुरू किया इंडिया में। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड एब्रॉड। तो वो एक एडिटर रही हैं और कॉलमिस्ट रही हैं मेजर न्यूज़पेपर्स में इंडिया में एज वेल एज एब्रॉड, या एब्रॉड और इंडिया दोनों में। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने सेवरल बुक्स लिखी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड। यानी कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये भी उनकी एक बुक में से ही एक एक्सर्प्ट है, मतलब छोटा सा पार्ट लिया गया है एज ए चैप्टर, जिसका पूरा नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये उनकी पूरी बुक है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों के साथ जो उन्होंने कन्वर्सेशन की उस पर ये बुक पूरी बेस्ड है। हेयर शी एनालाइसिस द ग्राइंडिंग पुवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें उन्होंने जो ये बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन है उसको एनालाइज किया है कि किस तरह से भारत में जो बच्चे हैं वो गरीबी की वजह से अच्छी एक एजुकेशन को नहीं अचीव कर पाते। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। यहाँ से इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन शुरू होती है। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, यानी कभी कभी मुझे गार्बेज में क्या मिल जाता है, 1 रुपया मिल जाता है। ये इस स्टोरी का टाइटल है। एक्चुअली इस चैप्टर में 2 स्टोरी हैं, यानी कि 2 बच्चों की कहानी है। एक पहली जो स्टोरी है जिसमें एक बच्चा है साहिब आलम जो कि एक रैग पिकर है, उसकी स्टोरी है। सेकंड पार्ट में एक मुकेश नाम का लड़का है जो कि एक बैंगल मेकर है, उसकी स्टोरी है। तो दोनों को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे साहिब की, जिसका ये टाइटल है, आप देख रहे हैं समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, और ये उसी का स्टेटमेंट है जो एज ए टाइटल यहाँ पर ऑथर ने दिया है। चलिए शुरू करते हैं। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood। मैंने साहिब से पूछा कि तुम ये सब क्यों करते हो, जो मुझे एवरी मॉर्निंग मिल जाता था स्काउंजिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डंप ऑफ माय नाइबरहुड। मुझे नाइबरहुड में वो मुझे डेली क्या करता हुआ मिल जाता था, कूड़े कचरे में गोल्ड बीनता हुआ मिलता था। गोल्ड ढूंढता था वो गार्बेज में। गोल्ड यहाँ पर उनके लिए वो कीमती वस्तुएं हैं जो उन्हें कूड़े में, जो रैग पिकर्स होते हैं, कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे, उनको जो कीमती वस्तुएं कूड़े में मिलती हैं उन्हें वो गोल्ड समझते हैं। उनके लिए वो गोल्ड है, कीमती है। जैसे हमारे लिए गोल्ड सोना चांदी गोल्ड है, उनके लिए गोल्ड वो वस्तुएं हैं जो कूड़े में उन्हें मिलती हैं। मान लीजिए 1 रुपया या 10 रुपये या कोई उनके काम की चीज़ भी अगर उन्हें वो मिल जाती है कूड़े में, तो वो उनके लिए होता है गोल्ड। सो वो इसलिए यहाँ पर ऑथर ने गोल्ड शब्द यूज़ किया है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब काफ़ी टाइम पहले अपना घर छोड़ आया था। सेट एमिस द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कि कहीं ढाका के ग्रीन फील्ड्स में स्थित था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, जो कि उसकी मेमोरी में भी अब नहीं था, ये काफ़ी पुरानी बात है। देयर वर मैनी स्टोम्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। उसकी माँ ने उसे बताया था कि वहाँ पे काफ़ी तूफान वगैरह आते थे जिसकी वजह से उनके जो घर थे वो
बर्बाद हो गए थे। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए उन्होंने वो अपना घर वहाँ छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और वो अपना गोल्ड की तलाश में वो यहाँ बिग सिटी में आ गए जहाँ वो रहते हैं। गोल्ड वही कीमती वस्तुएं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं। ही मटर्स लुकिंग अवे, वो इधर उधर देख के धीरे से कहता है ऑथर से। जब ऑथर ने उससे पूछा ना कि वाई डू यू डू दिस, ये सब तुम क्यों करते हो, तो साहिब कह रहा है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास इसके अलावा कुछ करने को है ही नहीं। ही मटर्स यानी धीमे से वो कहता है गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लबी रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तो मैंने उससे कहा गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लबी यानी कि बिना, ग्लबी का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे कुछ कह देना एकदम फ्लुएंटली। लेकिन बाद में ऑथर ने जब ये चीज़ बोल दी उसको, तो बाद में उनको एकदम रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या उसको हॉलो एडवाइस दे दी है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अब साहिब कह रहा है देयर इज़ नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, मेरे नाइबरहुड में कोई स्कूल नहीं है। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब भी बनेगा मैं वहाँ जाऊँगा। यानी कि उसका मन है वहाँ जाने का, बट स्कूल है ही नहीं तो कहाँ जाए बच्चा। इफ़ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करूँगी क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैंने पूछा। हाफ जोकिंग, जो मतलब ऐसे ही मजाक में। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने कहा हाँ मैं आऊँगा। उसने एकदम स्माइल मतलब बहुत खुश हो के उसने स्माइल करके कहा कि मैं आऊँगा। इसका मतलब ये है, ऑथर ये दिखाना चाह रही हैं कि उसका मतलब अंदर से उसको मन है पढ़ने का, स्कूल जाने का, बट वो अपॉर्चुनिटी उसके पास है नहीं कि वो स्कूल जा पाए, एक बेटर एक एजुकेशन वो ले पाए, क्योंकि उसका जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ है जहाँ उसे रैग पिकिंग करनी पड़ती है। अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, एंड कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो मेरे पास दौड़ता हुआ आया। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है, तैयार हो गया। It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. मैंने कहा कि इसे बनने में टाइम लगता है, यानी स्कूल को बनने में टाइम लगता है। मैंने कहा embarrassed, और मुझे काफ़ी शर्म महसूस हुई कि मैंने उसको क्या हॉलो एडवाइस दे दी, और मतलब ऐसा एक प्रॉमिस कर दिया जिसका कोई मतलब नहीं है उसके लिए, क्योंकि इतना गरीब है। और ना ही ऑथर के ये बस की बात है कि वहाँ पर वो उस लोकेलिटी में कोई स्कूल बनवा दें। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन वो यहाँ कह रही हैं कि जैसे मैंने उनसे झूठा वादा कर दिया, जैसे मैंने उस साहिब से झूठ बोल दिया, ऐसे ही न जाने कितने लोग आते हैं और इस ब्लीक वर्ल्ड में इन लोगों से प्रॉमिस करके चले जाते हैं। यहाँ वो एक कमेंट, इनडायरेक्टली कमेंट कर रही हैं उन राजनेताओं पर जो वोट के टाइम पर आते हैं और इन लोगों से ये कराएंगे वो कराएंगे, स्कूल बनवा देंगे और आपको अच्छी मतलब एजुकेशन मिलेगी सब कुछ, लेकिन कुछ भी होने वाला होता है नहीं। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, काफ़ी महीनों के बाद जानने उसको मतलब जानते हुए जब मुझे काफ़ी महीने निकल गए, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंस, उसने बताया कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज़ नॉट नो वॉट इट मीन्स, लेकिन वो नहीं जानता था कि क्या इसका मीनिंग होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मीनिंग जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि उसका जो नाम है उसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे मुश्किल से ही इस चीज़ पर विश्वास होता, क्योंकि वो अपनी जो कंडीशन है उससे उसे मैच ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, उसके जो नाम का मतलब, नाम जो है यहाँ पर एक आयरनिकल है, क्योंकि नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन जो वास्तव में साहिब है वो क्या है, रैग पिकर है, यानी कूड़ा कचरा बीनने वाला है, जबकि उसका नाम उसके काम के जस्ट अपोजिट है। ठीक है। ही वुड अनअवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अपने नाम से अनअवेयर, जो उसका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड, वो गलियों में घूमता है अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, जो कि एक बेयरफुट आर्मीज़ है, मतलब बेयरफुट बॉयज़ की आर्मीज़ है, यानी नंगे पैर घूमने वाले बच्चों की टोली के साथ वो घूमता है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि एक सुबह सुबह जैसे चिड़िया आती है ना मॉर्निंग बर्ड्स, उसकी तरह वो टोली अपीयर होती है एंड डिसअपीयर होती है एट नून, और दोपहर में वो गायब हो जाती है। यानी सुबह सुबह ये टोली नंगे पैर घर से निकलते हैं, अपना बैग ले लेके अपने कंधों पर टांग के कूड़ा कचरे में से अपना गोल्ड बीनने के लिए, और दोपहर जैसे ही धूप होती है वापस अपने घरों में चले जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, काफ़ी महीनों के बाद मैं ना
उनमें से सभी को पहचानने लगी थी। यानी ऑथर बता रही है कि मैं उनको मतलब नोटिस करती थी, वो डेली उनसे मिलती थी, तो जब काफ़ी महीने हो गए उसके बाद वो उन लोगों को जानने लगी थी एक एक करके। वाई आर नॉट वियरिंग चप्पल्स, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? आई आस्क वन, एक दिन मैंने एक से पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी मम्मी उसे सेल्फ से उतार के मुझे नहीं देती। ही आंसर सिंपली, उसने सिंपली वे में कहा कि मेरी मम्मी देती ही नहीं है मुझे, उसने सेल्फ पे रख दी है ऊपर उठा के। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ एड अनदर, यानी कि दूसरे बच्चे ने कहा कि अगर इसकी मम्मी दे भी देगी ना तो भी ये फेंक देगा। हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, जो कि शूज़ तो पहना था लेकिन मैच नहीं कर रहे थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफर्स हिज फीट एंड शेज नथिंग, जब मैंने कमेंट किया तो उसने क्या किया, अपने फीट को सफल कर लिया, पीछे कर लिया और कुछ नहीं कहा। आई वोंट शूज़, शी इज़ ए थर्ड बॉय, और एक तीसरे बच्चे ने कहा कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं शूज़ पहनना चाहता हूँ। तीसरे बच्चे ने कहा। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, जिसने कभी भी एक मतलब जूते अपनी लाइफ में नहीं पहने थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज़ ऑन ब्लेज रोड्स, तो ऑथर कह रही हैं कि मैंने ट्रैवलिंग मतलब काफ़ी जगहों पर मैंने ट्रैवलिंग करी है इस कंट्री में, इंडिया में। ब्लेज हो चाहे सिटीज़ हो, मैंने काफ़ी बच्चों को ऐसे बेयर फुट देखा ही है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, ये पैसे की कमी नहीं, ये एक ट्रेडिशन बन गई है इनका नंगे पैर रहना। इट वन एक्सप्लेनेशन, मतलब यहाँ पर ऑथर कहना चाह रही हैं कि वो लोग वो लोग जो हैं इतने गरीब हैं कि वो ये नहीं कहते कि हमारे पास पैसा नहीं है या हम ये नहीं पहन सकते, बल्कि अब उन्होंने मान लिया है कि हमारे पास चप्पल कभी अवेलेबल ही नहीं होंगी, तो उन्होंने अपने इसको नंगे पैर घूमना को एक प्रथा मान लिया, यानी ट्रेडिशन बन गया उनके लिए नंगे पैर घूमना। आई वंडर I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty, यानी कि वो मतलब मुझे ताज्जुब होता है कि उन्होंने ये एक अपना एक्सक्यूज़ बना लिया है कि उन्हें पता है कि हमारी जो पुवर्टी है वो परपेचुअल है, यानी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, तो सबको क्या बताना, तो उन्होंने बस ये कह देते हैं कि भाई हम नहीं पहनते, हमें तो ऐसे ही अच्छा लगता है, ये उन्होंने मान लिया है बच्चों ने। आई रिमेंबर स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, तो तभी ऑथर को क्या होता है, कोई नंगे पैर से जब वो रिलेट कर रही हैं, बच्चों की कहानी लिख रही हैं, तो लिखते समय उन्हें मतलब एक और उडुपी की ऐसी बच्ची की कहानी याद आ जाती है जो वो इस चैप्टर में यहाँ मेंशन करती हैं कि मुझे एक स्टोरी याद आ रही है उडुपी से। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, यानी कि जो स्कूल जाता था तो स्कूल जाने से पहले वो एक मंदिर में जाता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, तो मंदिर में, उसी मंदिर में उसके फादर जो थे वो एक प्रीस्ट थे, यानी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, थोड़े टाइम के लिए रुकता था एट द टेम्पल पर, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और एक पेयर ऑफ शूज़ के लिए भगवान से क्या करता था, प्रार्थना करता था। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, और 30 साल के बाद जब मैंने उस टाउन में और उस टेम्पल में विजिट किया, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो कि अब एक खंडर बन चुका था, इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, अब वहाँ पर एक नया प्रीस्ट आ चुका था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, जहाँ पर लाल और वाइट रंग की प्लास्टिक्स की जो चेयर है वो पड़ी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और एक यंग बॉय ग्रे यूनिफॉर्म में था। वियरिंग शॉक एंड शूज़, यानी कि वो शॉक्स पहना था और शूज़ जूते मोजे पहना हुआ था। अराइव्ड पेंटिंग and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remember the prayer another boy had made to goddess when he had finally got a pair of shoes. जब उस बच्चे को देखने के बाद मुझे एक दूसरा बच्चा याद आया जिसने भगवान से प्रार्थना करी थी कि और उसे फाइनली एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाता है। लेट मी नेवर लॉस देम, और इन्हें कभी मत खोना भगवान। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज पेयर, और भगवान ने उसकी जो प्रार्थना थी वो स्वीकार कर ली थी। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वर वोर शूज़, यानी कि यंग बॉय उस प्रीस्ट के बच्चे की तरह अब क्या पहना था, शूज़ पहना था। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नाइबरहुड रिमेन
लेस, लेकिन मैं मतलब बहुत उनकी तरह मेरे बहुत सारे रैग पिकर्स हैं जो मेरे नाइबरहुड में, वो अभी भी क्या रहते हैं, शूज़ लेस रहते हैं। यानी कि यहाँ मैं जो ऑथर हैं वो एक तरह से भारत में जो गरीबी है और जो बच्चों की कंडीशन है उसे पॉइंट आउट कर रही हैं कि किस तरीके से मतलब बच्चे, मतलब इतनी गरीबी है कि एक मतलब जोड़ी जूते तक बच्चों के पास नहीं है, और जिसके लिए उन्होंने बच्चों को प्रार्थना करते हुए मंदिरों में देखा है। ठीक है, और उनके जो रैग पिकर्स हैं वो तो बेचारे सब ऐसे ही घूमते ही हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. ठीक है, तो जो मेरे एक्वाइंटेंस थे, यानी कि वही बच्चे से उनकी जान पहचान हो गई थी, तो अब वो उन्हें एक्वाइंटेंस बोल रही हैं। और तो वो बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स, मतलब बेयरफुट रैग पिकर्स थे, उनको सीमापुरी ले गए ऑथर को। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली के आउटस्कर्ट पर ये एक प्लेस था सीमापुरी, जहाँ पर ये लोग रहते थे। यट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, यानी काफ़ी दूर था वैसे तो। दोज हु लिव्स हेयर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। जो लोग यहाँ रहते थे वो सब कौन थे, स्क्वैटर्स, यानी अतिक्रमणकारी, यानी कि जो बांग्लादेश के टाइम जब नया देश बन गया था, बांग्लादेश अटैक हुआ था 1971 में, उस समय ये जो रिफ्यूजी थे शरण लेने के लिए भारत में यहाँ आ गए थे, और दिल्ली के ये सीमापुरी इलाका है इसमें ये बस गए थे। साहिब फैमिली इज एमंग देम, साहिब की फैमिली भी उनमें से ही एक थी। सीमापुरी वॉज दैन ए विल्डरनेस, इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्पटी। ठीक है, सीमापुरी क्या था, तब जंगल हुआ करता था, अब क्या है, अब ये खाली तो नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड with roof of tin and tarpaul, devoid of sewage, drainage और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स। यानी कि पहले जो सीमापुरी था, पहले तो ये एक जंगल की तरह था सीमापुरी, लेकिन 1971 के बाद जब ये स्कैटर्स यहाँ पर आकर बस गए, उसके बाद यहाँ पर क्या है 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं तब से। ठीक है, तो वो लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो मिट्टी से बने हुए घरों में, उनकी जो छतें हैं वो मिट्टी की और टिन की बनी हुई हैं, और किसी किसी की तो छत मतलब ऐसे ही मतलब टारपोलिन यानी थैली की छत बनी हुई है, ऐसे वो लोग रह रहे हैं। वो इतने गरीब हैं, वहाँ पर ना वहाँ पर कोई सीवेज है, ना ड्रेनेज है, और ना ही रनिंग वाटर है। यानी कि वहाँ पर कोई ड्रेनेज, सीवेज और रनिंग वाटर का कोई सिस्टम नहीं है। ये नहीं है कि वहाँ पर आप टैप खोलोगे तो पानी आ जाएगा, या फिर ड्रेनेज है, आप नहाओगे, है ना, तो आप जो डेली रूटीन अपने काम करते हो तो उसके लिए वहाँ ड्रेनेज है, सीवेज है, ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है। बहुत बुरी कंडीशन में वो लोग रहते हैं। लगभग उनकी जो अमाउंट है, मतलब उनकी जो संख्या है वो 10,000 है। 10,000 रैग पिकर्स यहाँ सीमापुरी में रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर दैन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। वो यहाँ पर लगभग मतलब 30 सालों से भी ज़्यादा टाइम से वो यहाँ रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी की, यानी उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ऐसे ही रह रहे हैं वो। विदाउट परमिट बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल दैम टू बाई ग्रेन। यानी कि मतलब ऐसे तो कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन उन्हें एक परमिट कार्ड, मतलब एक राशन कार्ड मिल जाता है एज ए, क्योंकि उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में है। वोटर लिस्ट में उनका नाम होने के तौर पर उन्हें एक राशन कार्ड दे दिया जाता है, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत अनाज मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। उनके लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, फूड, खाना उनके लिए ज़रूरी है। आइडेंटिटी उनके लिए कोई मैटर नहीं करती। और जो ये नेता लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, उनको मतलब उनका वोटर लिस्ट में नाम दे देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जैसे उनके वोट मिल जाएं, और बस एक राशन कार्ड उनको अवेलेबल हो जाता है, जिसकी हेल्प से वो क्या है थोड़ा बहुत अपना जो सस्ता अनाज मिलता है 2-3 रुपये किलो वाला, वो उन्हें मिल जाता है। तो उन्हें बस वही चाहिए उनको, और क्या करना है, उन्हें आइडेंटिटी से कोई लेने देना नहीं है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sari when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. ठीक है,
तो जब मैंने उन लोगों से पूछा कि तुमने क्यों इतने अपने सुंदर घरों को छोड़ दिया, तो उनमें से एक लेडीज़ बोलती है जो कि अपनी फटी हुई साड़ी में है, तो वो ये कहती है कि अगर हमारी फैमिली यहाँ खाना खा लेती है और मतलब भूखे मतलब पेट नहीं सोती है, यानी कि खाना खा के सोते हैं, खाली पेट नहीं सोती हमारी फैमिली, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है बजाय ऐसे सुंदर फील्ड के जो हमें अनाज नहीं देता है, ग्रेन नहीं देता है। यानी कि ब्यूटीफुल लैंड हो या चाहे रिवर हो, चाहे हरे भरे खेत हो, वहाँ हमारा घर था, लेकिन क्या फ़ायदा जब हमारे बच्चे ही भूखे सो रहे थे, है ना। तो हमें तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ बस हमारा पेट भर के हमें खाना मिल जाए बस, और हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हम कहाँ रह रहे हैं। वेयर एवर दे फाइंड फूड, और जब भी उन्हें फूड मिलता है, जहाँ भी उन्हें फूड मिलता है, दे पिच देयर टेंट एंड दैट बिकम ट्रांजिट होम, और जहाँ भी उन्हें फूड मिलता है बस वहाँ पे वो क्या करते हैं, पिच करते हैं अपना टेंट, यानी वहीं वो अपना घर बना लेते हैं। जो घर कैसे होते हैं, इनके ट्रांजिट फॉर्म में होते हैं, ठीक है, चाहे उन्हें कहीं भी लगाया जा सकता है, क्योंकि टारपोलिन और तंबू वगैरह गाड़ के वो अपने घर तैयार कर लेते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और यहाँ पर वो रैग पिकिंग के द्वारा ही अपना क्या है, सर्वाइवल कर रहे हैं सीमापुरी में थ्रू द ईयर, सालों से। इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, और अब इस उनमें उन्होंने अच्छी खासी एक कुशलता हासिल कर ली है। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, और जो गार्बेज है यानी कूड़ा कचरा है उनके लिए वो गोल्ड है, गोल्ड यानी कि वैल्यूबल्स। इट इज़ देयर डेली ब्रेड अ रूफ ओवर देयर हेड्स, ये उनकी डेली ब्रेड है, यानी उससे उन्हें रोज़ी रोटी मिलती है, और उन्हें छत मतलब सिर पर उनके छत मिलती है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो छत लीक ही क्यों ना करती हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये कहीं ज़्यादा है। आखिर मतलब छत तो है, चाहे वो कैसी भी हो। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहिब सेज, ये जो सबटाइटल था ना, यहीं से इस लाइन से लिया है ऑथर ने, ठीक है। तो वो साहिब कहता है कि कभी कभी मुझे क्या है, 1 रुपी, 1 रुपया, या फिर कभी कभी तो मुझे 10 रुपये भी मिल जाते हैं गार्बेज के अंदर, साहिब कहता है। हिज आइज़ लाइटिंग अप, और उसकी आंखें जो है जब ये वो चीज़ बताता है ऑथर को कि मुझे 1 रुपया का सिक्का और कभी कभी मुझे 10 रुपये मिल जाते हैं इसके अंदर, तो उसकी आंखें लाइटिंग अप यानी खुशी से एकदम भर जाती हैं, चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब यू डोंट स्टॉप स्काउंजिंग, और जब तुम्हें एक सिल्वर कॉइन अगर कूड़े के ढेर में मिल जाता है तो तुम कभी भी फिर स्काउंजिंग करना छोड़ते नहीं हो। फॉर देयर इज़ ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो फिर यहाँ पर उनकी क्या है, होप बढ़ जाती है, ठीक है। ऑथर ये कह रही हैं कि जो बच्चे हैं उन्हें ये वंडर लगता है, मतलब वो जब कूड़े को स्काउंजिंग करते हैं तो उसमें कभी 1 रुपया का नोट कभी 10 रुपया उनको मिलता है, तो सिल्वर जब उन्हें मिलता है तो उन्हें ये जो होप है वो उनकी बढ़ती जाती है स्काउंजिंग करने की, कि और सर्च करें और सर्च करें और कुछ मिलेगी अच्छी चीज़ और देखते हैं, तो उन्हें मज़ा आता है ये सब करने में बच्चों को। इट सीम दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को देखकर ऐसा लगता है गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, यानी कि जो गार्बेज है उसका मतलब यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग है, यानी कि पेरेंट्स के लिए अलग है ना, और बच्चों के लिए अलग है। बच्चों के लिए ये एक बंडर है, यानी कि बच्चे इसको इंजॉय करते हैं कि देखो अभी कुछ मिलेगा इसमें, हमें इसे और तलाश करते हैं, ये और देखते हैं। बच्चे ये थोड़ी समझते हैं कि मतलब क्या है, बस वो तो उसे इंजॉय करते हैं कि इसमें मतलब मज़ा आता है उन लोगों को, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो अच्छे से समझते हैं कि ये उनकी रोज़ी रोटी है और एक छत उन्हें इसी गार्बेज के थ्रू मिलती है। तो यहाँ ऑथर बताती हैं कि दोनों बच्चों में और पेरेंट्स की सोच में डिफरेंस है गार्बेज को लेके। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, यानी बच्चों के लिए क्या है, रैप्ड इन वंडर, यानी वंडर यानी आज मतलब एक वंडर से भरी हुई चीज़ है। फॉर द एल्डर इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जबकि बड़ों के लिए एक सर्वाइवल है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाई द फेंस गेट ऑफ द नाइबरहुड क्लब वॉचिंग 2 young men ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, यानी मतलब यहाँ पर ऑथर बता रही है कि एक मॉर्निंग मैंने साहिब को फैंस गेट पर खड़े हुए देखा, जो मेरे नाइबरहुड में ही है क्लब, टेनिस क्लब। वो देख रहा था 2 बच्चों को वाइट ड्रेस में टेनिस खेलते हुए, क्योंकि उसको टेनिस पसंद था। आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द
फेंस। तो उसने बताया कि मुझे ये जो है गेम है, ये टेनिस खेलना मुझे बहुत पसंद है देखना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको देखते रहता हूँ यहाँ पर खड़े होके। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। तो वो मतलब ऑथर को बताता है कि ये मुझे टेनिस का जो गेम है ये मुझे इतना पसंद है कि मैं इन बच्चों को यहाँ खड़े होके देखते रहता हूँ, और जब कभी ये फील्ड खाली होता है, इसमें कोई नहीं होता है, तो गेट कीपर मुझे से मैं परमिशन ले लेता हूँ, तो वो जाने मुझे देता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर खेल आता हूँ, ऐसे ही स्विंग कराता हूँ। साहिब टू इज़ बियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर शर्ट एंड शॉर्ट। इन साहिब क्या पहना हुआ था, टेनिस शूज़ पहना हुआ था जो कि उसके कपड़ों से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। समवन गेम दे टू मी, वो बताता है कि किसी ने मुझे दिए हैं, तभी तो मैच नहीं कर रहे थे, वो किसी अमीर बच्चे के थे और वो बेचारे फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था, तो उस पर वो जो शूज़ थे वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। ही शेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन के वे में कहता है द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, यानी कि फैक्ट क्या है कि वो डिस्कार्डेड शूज़ थे, यानी किसी रिच बॉय के रिजेक्ट किए हुए शूज़ थे, उसने कचरे में फेंक दिए होंगे या फिर दे दिए होंगे इसको। हु परहैप्स रिफ्यूज टू बियर दैम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम, है ना। तो उसमें क्या है कि उस बच्चे ने वो उनको फेंक दिया होगा क्योंकि उनमें क्या था, एक होल था, ऐसे उस जूतों में फटे हुए थे, लेकिन साहिब के लिए वो कोई मतलब बड़ी बात नहीं थी, साहिब को तो वो अच्छे लग रहे थे क्योंकि वो गरीब है, उसके लिए तो वो बहुत मैटर करते हैं। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, यानी कि जो बच्चा नंगे पैर चलता है तो उसके लिए तो वो शूज़ बहुत काम के हैं। इवन शूज़ विद ए होल इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, यानी कि मतलब ऑथर यहाँ बता रही हैं कि वो छेद किए हुए जूते भी पहनकर और साहिब को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ड्रीम सच हो गए कि उसे टेनिस शूज़ मिल गए हैं। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, है ना, और जिस गेम को वो देख रहा था वो उसकी रीच से काफ़ी मतलब बाहर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इस मॉर्निंग, अब नेक्स्ट एक और मॉर्निंग की बात वो बताती हैं कि इस मॉर्निंग क्या हुआ कि जो साहिब है वो मिल्क बूथ पर मुझे मिला। इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कैनेस्टर, यानी कि उसके हाथ में क्या था, एक स्टील कंटेनर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, यानी कि अब मैं क्या करता हूँ, मैं टी स्टॉल पर काम करता हूँ, उसने पॉइंट आउट करते हुए बताया उस डिस्टेंस को। ठीक है, मतलब एक मॉर्निंग को ऑथर की मुलाकात होती है साहिब से, तो वो उनको बताता है कि मैं अब मिल्क बूथ पर काम करता हूँ और उसके हाथ में स्टील का एक कंटेनर होता है और वो वहाँ पे अब काम करने लगा था। तो वो ऑथर को ऐसे इशारा करके बताता है कि मैं वहाँ काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और मुझे वहाँ पर मतलब 800 रुपये मिलते हैं मुझे सैलरी के रूप में, और पूरा मुझे खाना मिलता है। डज़ ही लाइक द जॉब, क्या डज़ ही लाइक द जॉब, क्या ये जॉब तुम्हें पसंद है? आई आस्क, मैंने उससे पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैंने उसके फेस के तरफ देखा तो वो जो केयर फ्री लुक था वो खो चुका था। द स्टील कैनेस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। ठीक है, तो उसका जो स्टील कैनेस्टर था सीम उसको भारी लग रहा था उसके प्लास्टिक बैग से, जो जिसे वो हल्के से पकड़ता था, यानी कि जो प्लास्टिक का बैग जिसमें वो कचरा बीनता था, प्लास्टिक का कट्टा लेकर वो जो जाता था, वो उसको हल्का लगता था इस स्टील के कंटेनर से, क्योंकि वो उसका था। ओवर हिज सोल्जर द बैग वॉज हिज। ठीक है, यहाँ मतलब उनका कहने का ये मतलब है कि उसे जो उसका बैग था प्लास्टिक का वो उसे हल्का लगता था बजाय इस स्टील के कंटेनर के। द कनेस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि ये जो कनेस्तर है ये उसका नहीं है, ये उस इंसान का जिसके यहाँ वो जॉब करता है, यानी कि साहिब जो है अब मास्टर नहीं रहा, यानी अपना वो मास्टर नहीं रहा, अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा, जो वो लाद के चलता था अपना रैक पिकिंग वाला बैग, और अब वो एक दुकान पर क्या नौकर बन चुका है। तो ये साहिब की स्टोरी थी जिसमें वो रैक पिकिंग करता है और जो वस्तुएं उसे कूड़े में मिलती हैं वो उसके लिए गोल्ड होती हैं, ऑथर उससे मिलती हैं, और कैसे उसकी जो पूरी लाइफ है उसको यहाँ एनालाइज किया उन्होंने, और लास्ट में वो फिर अपना ओनर नहीं रहता और एक नौकर बन जाता है एक टी स्टॉल में। ये है हमारी नेक्स्ट स्टोरी,
इस चैप्टर का हमारा जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, ये इसका कैप्शन है। ओके, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं क्या चलाना चाहता हूँ, एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश इंसिस्ट करता है कि मैं अपना खुद का मास्टर बनूंगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस, वो अनाउंस करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, ऑथर उससे पूछती हैं क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं सीख लूँगा कार चलाना। ही आंसर, वो आंसर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज़, मेरी आंखों में आंखें डालकर वो जवाब देता है कि मैं सीख लूँगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज एम इज़ द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल इज टाउन फिरोजाबाद, यानी कि उसकी जो ड्रीम्स हैं वो एक मिराज की तरह है, जो दिखते तो हैं लेकिन कभी पूरे होने वाले नहीं हैं इस फिरोजाबाद शहर में। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो कि अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है। फिरोज़ाबाद ऑल इंडिया मतलब इंडिया में फ़ेमस है अपनी चूड़ी बनाने के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यानी एवरी फैमिली, फिरोज़ाबाद में हर फैमिली किस में इंगेज्ड है, चूड़ी बनाने के मतलब कारखाने में चूड़ी बनाने का काम करती है हर फैमिली। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस, यानी कि ये इंडिया का जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है उसका सेंटर है फिरोजाबाद, जहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं वो जनरेशन से इस बैंगल मेकिंग की जो भट्टियाँ हैं उनमें काम कर रही हैं। बेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, तो ऐसा लगता है कि पूरा जो वर्ल्ड है उसकी जो वुमेन हैं वो उनकी जो चूड़ियाँ हैं वो फिरोज़ाबाद में ही बनती हैं। मुकेश फैमिली इज़ एमंग दैम, मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है, यानी कि जो चूड़ी का काम करने वाली फैमिलीज़ हैं, चूड़ी के कारखानों में जो फैमिलीज़ लिप्त हैं उनमें से एक मुकेश की फैमिली भी है। नन ऑफ दैम नो इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम to work in the glass furnace with high temperature in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace, अगर लॉ अगर काम करे उन पर या फिर लॉ को कोई अप्लाई करे तो इन 20,000 बच्चों को उस हॉट फर्नेस से निकाला जा सकता है। वेयर दिस लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ वो अपना पूरा दिन मेहनत करते हैं। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, और अक्सर क्या खो देते हैं वो, ब्राइटनेस खो देते हैं अपनी आँखों की, यानी कि रोशनी उनकी चली जाती है। मुकेश आइज़ बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, फिर ऑथर वापस मुकेश के पास आ जाती हैं। मुकेश वो बताती है कि मुकेश की आंखें एकदम चमक उठती हैं जब वो मुझसे कहता है कि मैं मतलब आप मेरे घर चलिए, वो मुझे घर ले जाने को ऑफ़र करता है। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबल्ट, और बड़े गर्व से वो कहता है कि मेरा घर जो है अभी रिबल्ट हुआ है, यानी कि रिनोवेट हुआ है, आप चलिए मेरे घर। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेंस चॉक्ड विद गार्बेज, और हम फिर उसके घर गए, मतलब मैं अपने उसके घर गई मुकेश के साथ, जो कि कैसा था, बदबूदार गली में था। स्टिकिंग लेंस का मतलब होता है स्मेल, बैड स्मेल आ रही थी उस गली में। एंड चॉक्ड हो रहा था विद गार्बेज, और कूड़े से वो भरा हुआ था। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और वो कैसे घर थे, वो पुराने ज़माने के घर थे और एकदम पूरा स्लम एरिया था जिसकी वॉल कैसी थी, हॉवल्स का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी वाले घर थे वो सारे के सारे। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी जो दीवारें थी वो कैसी थी, टूटी फूटी थी। वुबली डोर्स, और डोर भी ऐसे ही थे, मतलब अनस्टडी थे, यानी कि ऐसे हिलते डुलते थे कि कोई भी मतलब अगर एक उसमें कोई अगर लेग से अगर धक्का मारे उन्हें पुश करे तो वो एकदम से मतलब टूट जाएं या गिर जाएं। नो विंडोज़ crowded with families of humans and animal coexisting in a primeval state, ठीक है। तो कोई विंडो वगैरह नहीं थी और जो वो फैमिली थी, वो लोग जो रह रहे थे वो ऐसे रह रहे थे जैसे एनिमल भी उनके साथ ही रह रहे थे प्रीमेवल स्टेट में, यानी प्री हिस्टोरिक, जैसे प्री हिस्टोरिक स्टेट थी ना पहले, जैसे जानवर और मतलब आदमी जो है
जानवर में कोई फ़र्क नहीं करते थे, वैसे ही जानवरों के साथ रह रहे थे वो, जो कि बिल्कुल अनहाइजीनिक था। मतलब ऐसी स्थिति में रहना, मतलब जैसे उनके जो पेट एनिमल थे वो भी उनके साथ ही वहीं रह रहे थे एक ही साथ वो, और छोटे से घर में। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और ऐसे ही किसी घर के डोर पर मुकेश रुक गया। बैंग से बुबली आयरन डोर विद हिज फुट, उसने अपने पैर से उस बुबली आयरन डोर को मतलब नॉक किया एंड पुशेज इट ओपन, और वो खुल गया। वो तो वैसे ही बुबली थे ना, बुबली आयरन होल डोर थे, तो वो वैसे ही एक पुश में वो खुल गया। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, और हम एक अध बने से कच्चे घर में अंदर गए। इन वन पार्ट ऑफ इट, और दैट विद डेड ग्रास, और इसका एक जो पार्ट था वो दैट्स का मतलब होता है ग्रे घास, यानी सूखी घास से ढका हुआ था। यानी कि एक पार्ट इसका कच्चा था, बिल्कुल सूखी घास से ढका हुआ था। इज़ ए फायरवुड स्टोव, और वहाँ पर चूल्हा जल रहा था। ओवर विच सिट ए लार्ज वेसल, और जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था। ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, जिसमें क्या है, स्पिनच यानी कि जो स्पिनच का मतलब होता है पालक की पत्तियाँ उसमें बॉईल हो रही थी, और उनकी सिजलिंग, उनकी आवाज़ आ रही थी बॉईल होने की। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, और साथ में ही एक साइड में बड़े से प्लेटों में एल्युमिनियम की में आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, चॉप्ड का मतलब कटी हुई, और कटी हुई सब्जियां भी वहाँ रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और एक फ्रेल यंग वुमेन यानी कि नाजुक सी एक कम उम्र की वुमेन क्या कर रही थी, कुकिंग कर रही थी शाम की पूरी फैमिली के लिए। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, हालांकि उसकी जो आँखें थीं उनमें क्या स्मोक से वो भरी हुई थी, यानी कि जब वो फायरवुड से स्टोव पर काम कर रही थी तो उसका धुआं था उसकी आंखों में जा रहा था, लेकिन फिर भी जब ऑथर उसके घर में एंट्री लेती है तो वो स्माइल करती है, वो स्माइल्स करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो किसकी वाइफ थी, मुकेश के बड़े भाई की वो वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, जितनी बड़ी उस पर जिम्मेदारी आ गई थी। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो उस घर की बहू थी। और जो बहू है ये एक हिंदी का टर्म है। डॉटर इन लॉ बहू को इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन जैसे गांव में और छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं उनमें बहू बोलते हैं हमारे देश में। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, उसके ऊपर मतलब एक छोटी सी उम्र में उसके ऊपर तीन आदमियों का चार्ज था। हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड का, मुकेश का, एंड देयर फादर, यानी कि अपने ससुर का। अपने एक तो हस्बैंड हो गया उसका, एक मुकेश खुद हो गया, और उसके एक फादर इन लॉ हो गए। उन 3 लोगों की उस पर मतलब चार्ज था। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, जैसे ही ओल्डर मैन यानी कि जो उनका ससुर है वो एंट्री लेता है घर में, सी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड She gently withdraw behind the broken wall and brings her well closer to her face. तो जैसे ही वो एंट्री लेता है घर में, वो धीरे से क्या करती है, ब्रोकन वॉल जो टूटी सी दीवारें थी उनके पीछे से जाती है और अपना बड़ा सा घूंघट निकाल लेती है अपने फेस को ढकने के लिए। एज कस्टम डिमांड, एज कस्टम डिमांड का मतलब जैसे कि उनके यहाँ प्रथा थी कि जो बहू होती है उसे पर्दा घूंघट निकालना होता है अपने एल्डर्स के सामने। जैसे कोई मेल आता है घर में तो वो लोग जो है घूंघट निकालती हैं। डॉटर्स लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज़ कि जो बहुएं होती हैं उन्हें क्या मस्ट है, मस्ट यानी कि कस्टम है ये उनकी कि उन्हें क्या करना है, मेल एल्डर्स के सामने अपने फेस को घूंघट करना है। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पूवर्स बैंगल मेकर, है ना। इस केस में जो एल्डर था, यानी कि ये एल्डर कौन है, ये मुकेश के फादर की यहाँ बात हो रही है। मुकेश के जो फादर थे वो इम्पूवर्स्ड बैंगल मेकर, एक गरीब बैंगल मेकर थे। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इतनी सालों की कड़ी मेहनत में, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले उन्होंने टेलर का काम किया, दैन बैंगल मेकर, फिर चूड़ियाँ बनाने का। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, ठीक है। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि वो इतने गरीब थे कि इतनी सालों की कड़ी मेहनत में, चाहे वो एक पहले उन्होंने टेलर का काम किया, फिर उन्होंने बैंगल बनाई, लेकिन वो एक घर को रिनोवेट कराने में भी क्या रहे, असफल रहे, मतलब घर को भी रिनोवेट नहीं कर पाए। Send his 2 sons to school. All he managed to do is
टीच दैम वाट ही नोज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और ना ही वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक आर्ट सिखा दी उन्हें, चूड़ी बनाना, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। ठीक है, सो इट इज़ हिज कर्म, ये सब उनका क्या है, कर्म है, हिज डेस्टिनी है, उनकी डेस्टिनी है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, ग्रैंड साइड में वहीं जो फायरवुड जो स्टोव चल रहा था वहाँ उनकी ग्रैंड मदर भी थी मुकेश की, तो वो ये कहती हैं कि यही उनका कर्म है, हमारा कर्म है और हमारा भाग्य। हु हैज़ वास्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जिन्होंने अपने हस्बैंड को भी यही करते हुए देखा था और वो उनके सामने ही अंधे हो गए थे और चले गए थे, भगवान को प्यारे हो गए थे। कैन ए गॉड गिवन लीनियज ओवर एवर बी ब्रोकन, यानी कि उनकी सोच क्या है कि वो एक कस्टम बन गई है, ये सारी चीज़ें जो वो जनरेशन से करते आ रहे हैं, तो वो कह रही हैं कि गॉड गिवन लीनियज को भी तोड़ा जा सकता है, कि ये तो हमारी डेस्टिनी है और ये हमारे कर्म है, हम इसे नहीं तोड़ सकते। शी इम्प्लीज, यानी कि वो ऐसा मानती हैं, ये उनकी सोच है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, हम तो बेंगल मेकर्स के यहाँ हम पैदा हुए हैं, यही हमारी कास्ट है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा अपनी लाइफ में, केवल क्या देखा है, बट बैंगल्स, यानी कि सिवाय चूड़ियों के उन्होंने अपनी लाइफ में, होल लाइफ में कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर एक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर एक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, और फिरोज़ाबाद की हर गली में उन्होंने क्या देखा है, सिर्फ चूड़ियों को देखा है। स्पायल्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स के स्पायल्स देखे हैं उन्होंने, सनी, गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, जिस तरीके से रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, रंग बिरंगी लाइनें होती हैं, वैसी ही रंग बिरंगी चूड़ियाँ उन्होंने देखी हैं घर घर में फिरोज़ाबाद की। लाइन मॉन्स इन अनकेम्प्ड यार्ड, यानी कि उनके चूड़ियों के जो मॉन्स का मतलब होता है ढेर, चूड़ियों के ढेर वहाँ पड़े रहते हैं। अनकेम्प्ड यार्ड यानी गंदे से उनके घरों में, उनके घर का जो पीछे का पिछला एरिया होता है, आंगन होता है, उसे यार्ड कहते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और उनको उनका गट्ठर बनाकर रख दिया जाता है 4 पहियों के हैंड कार्ट पर, यानी कि 4 पहिए का एक व्हीकल टाइप का होता है, पुस्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, यानी कि फिर उसको मतलब 4 व्हील का जो ये व्हीकल होता है, उस पर उन पाइल्स को पाइल करके उनको चूड़ियों को रख दिया जाता है, और फिर वो किसी यंग मैन के द्वारा उनको पुश किया जाता है उन पतली पतली सी जो नैरो गलियां हैं ऑफ द सैंटी टाउन, उस सैंटी टाउन की। सैंटी टाउन यहाँ पे किसको बोला है, फिरोजाबाद के जो झुग्गी झोपड़ियों का टाउन है वो, क्योंकि गरीब लोगों की बसावट है वहाँ पर। एक जो गरीब लोग हैं कहाँ रहते हैं बेचारे, स्लम एरिया में रहते हैं, तो इसको सैंटी टाउन कहा है ऑथर ने। एंड इन डार्क हटमेंट, और वही अंधेरे के कमरों में। नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर्स, वहाँ पे अंधेरी कमरों में है ना, फ्लेम्स फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प मतलब मिट्टी का तेल से जली हुई लैम्प जला कर वो जो बच्चे हैं रात में मतलब बॉयज़ गर्ल अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर ये बेल्डिंग का काम करते हैं, यानी चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। बेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लासेज इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, बैंगल को सर्कल शेप में मोड़ने के लिए उन्हें बेल्डिंग करनी पड़ती है, वो करते हैं अंधेरों में बैठ के। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी जो आंखें हैं वो अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट करती हैं जबकि दिन के मुकाबले में, क्योंकि उन्हें काम करने कर करके इतनी अब आदत सी हो गई है उनकी आंखों को कि वो जो आंखें हैं उनकी वो इजीली एडजस्ट हो जाती हैं अंधेरे में भी, बल्कि वो दिन में नहीं कर पाते हैं, अंधेरे में वो बहुत अच्छे से हैबिचुअल होगा इस काम के। दैट्स वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, तो यही कारण है कि वो अपना एडल्ट होने से पहले ही जो बच्चे हैं वो अपनी आँखों को खो देते हैं। सविता भी यहाँ पे एक सविता नाम की लड़की की बात कर रही है ऑथर। सविता ये यंग गर्ल इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस, यानी कि एक पिंक कलर की ड्रेस पहने हुए है, जो ड्रैब है यानी फेडेड कलर की है वो भी एक गरीब लड़की है। सिट अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वूमेन, एक बड़ी सी वूमेन के पास वो बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लासेस, और वो क्या कर रही है, सोल्डरिंग कर रही है पीसेज ऑफ ग्लासेस को बना रही है। एज हर हैंड मूव मैकेनिकली, सोल्डरिंग का मतलब यहाँ होता है बेल्डिंग करना, जैसे बेल्डिंग करना या सोल्डरिंग उनको मोड़ना ग्लासेस को। एज हर हैंड मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, उसके जो हाथ हैं
बिल्कुल मैकेनिकली, टोंग्स ऑफ मशीन, एक मशीन की तरह चल रहे हैं। इतना मतलब वो परफेक्ट हो गई है इस आर्ट में वो लड़की कि मशीन की तरह काम कर रही है। आई वंडर इफ़ शी नोज़ द सैंटिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प मेक, यानी कि मैं ये सोच रही हूँ कि वो लड़की हार्डली, मुश्किल से ही ये जानती होगी कि जो चीज़ें वो इतनी फुर्ती से और इतनी आर्टफुली वो चीज़ों को बना रही है, उसे सैंटिटी पता हो इन बैंगल्स की। उसे ये पता भी नहीं होगा कि बैंगल्स का क्या यूज़ है और क्यों ये हम बना रहे हैं, क्यों बनती हैं ये। इट सिम्बोलाइज एन इंडियन वोमेन सुहाग, ये किसका प्रतीक है? एक्चुअली जो चूड़ियाँ होती हैं सिम्बोलाइज करती हैं जो इंडियन वोमेन है उनके सुहाग का, यानी सुहाग की निशानी होती हैं। जो ये चूड़ियाँ होती हैं एक शादीशुदा, जब वोमेन की शादी होती है लड़कियों की, तब उन्हें ये पहनाई जाती है। इन्हें सुहाग का प्रतीक माना जाता है भारत में। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और इसकी जो है शुभता, इस इनको मतलब शादी की शुभता का प्रतीक इनको माना जाता है। यानी कि ऑथर ये कहना चाह रही हैं कि वो बैंगल्स को बना तो रही है वो लड़की, लेकिन उससे ये इनका मतलब बिल्कुल भी नहीं पता है कि चूड़ियाँ क्या होती हैं, क्यों पहनी जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वेल। ठीक है, तो वो कह रही हैं ऑथर कि ये उसको बेचारी को जब पता चलेगा, मतलब उसको क्या ही अकल है, छोटी सी उम्र से बस चूड़ियाँ बना रही है, इसको कब समझ में आएगी चूड़ियों की शुभता क्या है, क्या सिम्बलाइज करती हैं ये, जब अचानक से उसकी भी एक छोटी सी उम्र में शादी कर दी जाएगी और उसे जब रेड घूंघट करना पड़ेगा, ऐसी ही छोटी उम्र में उसे बिहा दिया जाएगा। हर हैंड डाइड रेड, उसके हाथ मेहंदी से रंग दिए जाएंगे। विद हिना, हिना यानी मेहंदी से उसे रंग दिया जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और जो लाल चूड़ियाँ हैं उसके हाथों पर रोल कर दी जाएंगी, यानी पहना दी जाएंगी। सी विल दैन बिकम ए ब्राइड, और जब वो क्या बन जाएगी, ब्राइड यानी दुल्हन बन जाएगी, तब जाके उसे ये सब चीज़ें पता चलेंगी कि वो मतलब चूड़ी का क्या यूज़ है। लाइक द ओल्ड वोमेन बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी ईयर्स एगो, उसी वोमेन की तरह जो उसके साइड में, बिसाइड माने पास में बैठी हुई है, जो कि काफ़ी साल पहले ही एक ब्राइड बन चुकी है। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर ऑन हर रिस्ट, यानी कि वो बता रही है कि सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, यानी उसकी जो रिस्ट है उन पर चूड़ियाँ हैं, तो वो तो पहने हुए हैं क्योंकि वो पुरानी शादीशुदा है। बट नो लाइट इन हर आइज़, बट उसकी आंखों में कोई लाइट नहीं है। एक वक्त शेर वर खाना भी नहीं खाया, ये उसका स्टेटमेंट है। शी शेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, यानी कि सुख से वंचित आवाज़, यानी दुख मतलब सुखहीन आवाज़ में वो कहती है शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, यानी उसने अपनी पूरी लाइफ में, पूरे जीवन में कभी भी एक वक्त फुल मील मतलब एक टाइम का जो 2 टाइम का जो खाना हम लेते हैं पूरे दिन में, उसने कभी फुल मील नहीं खाया। दैट्स वॉट सी हैज़ रीप्ड, वो चूड़ी बनाती है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, और उसके पास ही एक उसका जो हस्बैंड बैठा हुआ है जिसकी एक बड़ी सी बियर्ड है, कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, यानी कि मैं जो है कुछ नहीं जानता सिवाय चूड़ियाँ बनाने के। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने सब कुछ कर चुका हूँ, मैंने घर बना दिया है फैमिली को रहने के लिए, यानी कि उसको लगता है कि बस एक घर दे देना ही सफिशिएंट है फैमिली को। तो बड़े उससे कह रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे चूड़ियाँ बनाना आता है और फैमिली को मैंने घर दे दिया। हियरिंग हिम, उसको सुनकर, वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, यानी उसको सुनकर हर किसी को ताज्जुब होगा कि बस उसको मतलब एक घर ही देना था अपनी फैमिली को और कुछ नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ये भी देने में नाकामयाब रहते हैं अपनी फैमिली को, तो ये उसके लिए बड़ी गर्व की बात थी। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि उनको कोई मतलब क्राई नहीं है मनी होने की या ना होने की या कुछ करने की, सिर्फ उन्हें अपने बिजनेस से मतलब है। नॉट इवन एनफ टू ईट, चाहे उनके पास कुछ खाने को हो या ना हो। रिंग्स इन एवरी होम, यही सारी जो साउंड, ये रिंग्स इन एवरी होम का मतलब है कि यही साउंड, यानी कि जो इस ओल्ड मैन की आवाज़ है कि मैंने घर दे दिया है और बस मेरा काम चूड़ियाँ बनाना ही है, यही आवाज़ हर घर से आती है, हर कोई यही बोल रहा है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, ठीक है, तो ये यंग मैन है वो अपने जो एल्डर्स हैं उन्हीं का भुगत रहे हैं, जो उनकी जनरेशन मतलब जो उनके पूर्वजों ने किया वही वो लोग कर रहे हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड
ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ टू ड्रीम। उनका मतलब कुछ भी आगे कुछ भी उन किसी में थोड़ा सा भी चेंज करने का या खुद से कुछ अपनी अकल लड़ाने का काम कोई नहीं कर रहा है। जो भी उनके फोर फादर करते आए हैं वही वो लोग आगे उसको बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। बस यही बात है उन सब की, एक ही कहानी है सब लोगों की। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन। मैंने है ना मतलब एक यंग मैन का जो ग्रुप था वहाँ पर अलग अलग लोगों से बातें कर रही हैं, ऑथर उसे यहाँ डिस्क्राइब कर रही हैं कि उनसे मैंने एक ग्रुप से पूछा, यंग मैन का ग्रुप था, कि तुम लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते हो, मतलब पुरानी परंपराओं पर ही क्यों चल रहे हो, कि जो तुम्हारे फोर फादर थे कि उन्होंने बैंगल बनाने का काम किया, तुम भी वही कर रहे हो, ना कुछ समझ रहे हो, ना सोच रहे हो, ना इसे ब्रॉडअप कर रहे हो, ना बढ़ा रहे हो बिजनेस को, कुछ और कर लो। तो वो कहते हैं हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। अब वो कहते हैं कि वो ऐसे विशियस लोगों के सर्कल में बंध गए हैं कि जिन्होंने उनके फादर्स को ट्रैप किया, अब उनके फोर फादर्स को, यानी कि उनके पूर्वज मतलब उनके जो फोर फादर थे उन्हें पहले फंसाया, फिर उनका जो कर्जा चलता रहा उन पे, फिर उनके फादरों को भी यही झेलना पड़ा, और अब हम भी वही फंसे हुए हैं। जो मिडिल मैन है यानी बीच में जो साहूकार लोग होते हैं वो ये सब उन्हें करने ही नहीं देते हैं, वो उन्हें ऐसे फंसा के रखते हैं, नहीं अगर वो उनके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो वो उन्हें जेल में डाल देंगे, ऐसा उन लोगों का कहना था। बेचारे भोले वाले गरीब लोग हैं ना, वो नहीं समझते इनकी चालबाजी मिडिल मैन की। Even if we get organized, we are one who will be hold up by the police। और अगर हमने कुछ भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश भी करी तो हमें पुलिस के द्वारा जेल में डाल दिया जाएगा। बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। और हमें मारा जाएगा, पीटा जाएगा, और ड्रैग्ड मतलब खींचा लिया जाएगा, जेल में हमें डाल दिया जाएगा। दे से वे लोग ऐसा कहते हैं देयर इज़ नो लीडर एमंग देम। उनके बीच में कोई ऐसा एक लीडर भी नहीं है जो उनकी तरफ से कोई आवाज़ उठाए। नो वन हु कुड हेल्प देम, शी थिंक्स डिफरेंटली। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो किसी के भी विचार थोड़े से अलग हों या कोई एज ए लीडर उनका हेल्प करे, थोड़ा सा चीज़ों को उनके लिए ठीक कर दे। ठीक है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। जैसे उनके फादर्स थक गए थे ये सब करते करते, ऐसे ही वो भी थक चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पुवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। यानी कि वो अब इस चक्र जाल में वो फंस गए हैं, बस चूड़ियों के ऐसे जाल में वो फंस गए हैं कि अब यहाँ से उन्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, है ना। उनको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई दो सेपरेट यानी डिस्टिंक्ट माने अलग अलग जो संसार हैं उनको देख रही हूँ। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेव ऑफ पुवर्टी बर्डन, है ना। एक तरफ तो वो फैमिली है जो गरीबी में फंसी हुई हैं, बाई द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। यानी कि एक ऐसी फैमिली जो बस उसी अपने स्टिग्मा ऑफ कास्ट में फंसी हुई है, गरीबी में जिसमें वो पैदा हुए हैं, यानी वो उसी में रहना चाहते हैं, वो उससे अलग निकलना नहीं चाहते। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार। और दूसरा एक वर्ल्ड वो था जिसमें विशियस यानी दुष्ट स्पाइटफुल सर्कल है साहूकार का, यानी कि जो उन्हें उबरने नहीं देते, वो इस गरीबी के दलदल में उनको फंसा के रखते हैं। द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट एंड द पॉलिटिशियन। ये सभी लोग हैं इसमें। मतलब जो दूसरे जो वर्ल्ड है जो ऑथर बता रही हैं उसमें कौन कौन शामिल हैं। जो मिडिल मैन है, मिडिल मैन कौन होते हैं, साहूकार और मिडिल मैन, पुलिस मैन, कीपर्स ऑफ लॉ के यहाँ तक कि लॉ के रखवाले, द ब्यूरोक्रेट यानी सरकारी अफसर, और पॉलिटिशियन, ये सब कोई इस करप्शन में ना लिप्त हैं। ये सब लोग फ़ायदा उठाते हैं, इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई वो नहीं है। इनको तो बस ऐसे ही इनको मेहनत करनी पड़ती है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और वो सब मिलकर ये बच्चों के ऊपर एक ऐसा वर्डन रख दिया है, बोझ, जिसमें उन्हें नहीं निकाला जा सकता है। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। जब तक कि इससे वो अवेयर हों या इसको चीज़ को वो पहचानें जो उनके साथ हो रहा है, मतलब बच्चे जो हैं उनके साथ काम करते हैं तो इस चीज़ को पहचानने का उन्हें मौका ही नहीं मिल पाता है। वो बेचारे क्या है इसी में इंडल्ज हो जाते हैं नेचुरली, जैसे उनके फादर हैं, यानी कि जैसे बच्चों के पेरेंट्स हैं वैसे बच्चे भी ऐसे ही इंडल हो जाते हैं। तो ये चीज़ मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें चलती रहती हैं, बच्चों को ये समझने का मौका ही नहीं मिलता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है।
टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। ठीक है, किसी में भी ये नहीं है कि कोई अपना थोड़ा साहस दिखाए या कोई इससे अलग कुछ करे, सबको यही करना है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, है ना, और इसीलिए कोई उनका जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। लेकिन ये जो सेंस है यानी डेयरिंग की जब वो बात कर रही हैं ऑथर, तो उनका ध्यान किसकी तरफ जाता है, सडनली एक फ्लैश यानी फ्लैश ऑन, मुकेश उनके माइंड में फ्लैश ऑन हो जाता है। यानी कि उन्हें जब ये डेयरिंग वाली बात करते हुए उन्हें मुकेश का ख्याल आता है कि अकेला मुकेश ही ऐसा है जो कुछ अलग बात करता है, जिसमें डेयर है ये कहने का कि आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, यानी आई वॉन्ट विल बी अ मोटर मैकेनिक। वो कहता है ना ऑथर से कि मैं कार मैकेनिक बनूंगा और मैं अपना मास्टर खुद बनूंगा। तो ये मुकेश के अंदर क्या है, एक डेयर है। तो वो खुश होती हैं देख के कि वो कितना अच्छा बच्चा है, एटलीस्ट उसमें डेयर तो है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं बनना चाहता हूँ मोटर मैकेनिक। ही रिपीट्स, वो रिपीट करता है, ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न। वह कहाँ जाएगा, एक गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन उसके घर से गैरेज तो बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं चला जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो इंसिस्ट करता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, तुमने क्या प्लेन उड़ाने का ड्रीम देखा है। ही इज सडनली साइलेंट, वो एकदम चुप हो जाता है। नो, ही सेज स्टार्टिंग एट द ग्राउंड इन हिज ए स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट। ठीक है, फिर वो धीरे से मर्मर करता है, उसे लगता है शायद वो नहीं समझ पाया। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार, उसको कार का ड्रीम है। दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। तो यानी कि ऑथर कहती हैं कि जब मैं प्लेन की बात करती हूँ तो उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि बेचारा उसने कभी देखा ही नहीं है प्लेन वगैरह। सो ये इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन था। विद दिस चैप्टर इज़ completed. So thanks for watching this video. Thank you so much.